कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुताल्लिक आज हुकूमत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। तंजीम की जानिब से पाबंदी पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। वफाकी काबीना ने पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया है और अब दूसरे मरहले में हुकूमत इस तंजीम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की तरफ बढ़ेगी। इलेक्शन कमीशन से तंजीम का इंतखाबी निशान खत्म कराया जाएगा। आज काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि कलदम तहरीक लब्बैक ने पाबंदी पर नजरसानी के लिए हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, जिस पर वजारत दाखिला की कमेटी ने पंजाब हुकूमत और तंजीम के मौक़िफ़ को सुनने और हक़ाइक़ की छानबीन के बाद काबीना को बताया कि तंजीम पर पाबंदी का फैसला हक़ाइक़ और मेरिट पर था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नामी तंजीम के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से तंजीम की जानब से नज़रसानी की दरख्वास्त पर गौर करने के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट वफाकी काबीना के सामने पेश की गई। काबीना को बताया गया कि कमेटी की जानब से पंजाब हुकूमत और तंजीम के मौक़िफ़ को सुनने और हक़ाइक़ की छानबीन करने के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुँची है कि तंजीम पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला मेरिट और हक़ाइक़ पर किया गया था। वफाकी काबीना ने रिपोर्ट के साथ इत्तफाक किया है। दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन से तंजीम का जो सिंबल है उसको कैंसिल कराने के लिए जो इक़दाम हैं वो वफाकी वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो करेंगे। वफाकी हुकूमत ने 15 अप्रैल को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलदम करार दिया था। इस हवाले से वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन में लिखा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क में दहशतगर्दी और दूसरे घिनौनी जराइम में मुलव्विस है। तंजीम मुल्क में लोगों को उकसाकर इंतशार पैदा करने समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की अमवात और उन्हें जख्मी करने में भी मुलव्विस है। कलदम तहरीक लब्बैक हुकूमतों के लिए एक अरसे से मसला बनी हुई है और हुकूमतों ने बार बार इसके आगे घुटने टेके, मुआहदे किए। 2017 में इस्लामाबाद में फैजाबाद के मकाम पर कलदम TLP ने धरना दिया था, जो नून लीग की हुकूमत से एक मुआहदे के बाद ख़त्म किया गया था। फिर गुज़िश्ता बरस फ्रांस में मुतनाज़ खाकों की इशाअत के खिलाफ इसी मकाम पर धरना दिया गया, जो 16 नवंबर को तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ एक मुआहदे के तहत ख़त्म हुआ। मुआहदे में लिखा गया कि हुकूमत 2 से 3 माह के अंदर पार्लियामान से कानून साजी के बाद फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करेगी। फ्रांस में अपना सफ़ीर तैनात नहीं करेगी। पाकिस्तान में तमाम फ्रांसीसी मसनूआत का सरकारी सतह पर बॉयकॉट किया जाएगा। हुकूमत TLP के तमाम गिरफ्तार कारकुनात को रिहा करेगी और उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। TLP ने जनवरी में खबरदार किया कि हुकूमत ने अगर 17 फरवरी तक मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया तो वो अपना एहतजाज दोबारा शुरू करेगी। ताहम 10 फरवरी को वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक ज़िमनी मुआहदा तय पाया, जिसके बाद कलदम TLP ने डेडलाइन में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। 11 अप्रैल को कलदम तहरीक लब्बैक की मरकजी शूरा ने ऐलान किया था कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर और फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट ना किया तो 20 अप्रैल की रात को लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। इसके अगले रोज़ 12 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने तंजीम के सरबरा साद हुसैन रिजवी को लाहौर के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन से हिरासत में ले लिया और इस गिरफ्तारी के खिलाफ TLP के कारकुनों ने मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज किया, धरने दिए। लाहौर के यतीम खाना चौक में कलदम तहरीक लब्बैक के मरकज़ के करीब पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान खूनरेज़ झड़पें हुई। 18 अप्रैल को TLP के कारकुनों ने थाना नवाकोट पर हमला करके DSP समेत 11 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया था। हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो हुकूमत ने दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया, जिसकी कामयाबी का ऐलान 20 अप्रैल को वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने किया। इस दफ़ा हुकूमत और कलदम TLP के दरमियान ये तय पाया कि कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश की जाएगी। तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से धरने ख़त्म करेगी। बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के खिलाफ शेड्यूल 4 के समेत मुकदमा दर्ज हैं उनका खारिज किया जाएगा। फिर 20 अप्रैल को ही कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी से मुताल्लिक़ करारदाद पेश कर दी गई। ऐवान ने खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर कर ली, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। स्पीकर ने इजलास 23 अप्रैल तक मुलतवी किया और फिर 23 अप्रैल को करारदाद पर बहस कराए बगैर ही इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया था। इस तरह रियासत बार बार तहरीक लब्बैक से मुआहदे करती रही, मगर अब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के खात्मे का फैसला कर लिया है। अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलदम है, मगर 2018 के इंतखाबात में इस जमात ने 22 लाख से ज़ायद वोट लिए। पाकिस्तान की 5वीं और पंजाब की तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी। कराची से सिंध असम्बली की 2 नशिस्तों पर उसके उम्मीदवार कामयाब भी हुए और खातून रुकन समेत ये तीनों अराकीन आज भी सूबाई असम्बली के रुकन हैं। ताहम साद रिजवी अब तक गिरफ्तार हैं और अब हुकूमत कलदम TLP को इलेक्शन कमीशन के जरिए ख़त्म कराने की तरफ बढ़ रही है। मगर ये सिर्फ नाम की हद तक पाबंदी होगी या सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी, या नाम बदलकर तहरीक लब्बैक की क़यादत को वापस अपनी सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त होगी? इस सवाल पर और आज के काबीना के फैसलों पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से तफसीली राय लेंगे। मगर
हुकूमत और रियासत के लिए इन तमाम वाक़यात में एक पैगाम है, एक सबक है। 80 की दहाई में एक हिकमत अमली के तहत रियासती सतह पर सियासी और ज़ाती मफादात के लिए शिद्दत पसंदी को हमारे मुआशरे में फ़रोग़ दिया गया। लेकिन जब शिद्दत पसंदी ने दहशत गर्दी की शक्ल इख्तियार कर ली, मुआशरे को तबाह कर दिया, रियासत के साथ खतरे में पड़ गई, हज़ारों पाकिस्तानी सिविलियंस और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया गया, तो फिर कोशिशें शुरू हुई कि शिद्दत पसंदी का खात्मा किया जाए। इस हवाले से रियासत ने कई इक़दाम किए और एक बड़े पैमाने पर रियासत उसमें कामयाब भी हुई, मगर एक तरफ रियासत कभी एक कदम आगे लेती तो कभी 2 कदम पीछे ले लेती, और दूसरी तरफ एक खला भी छोड़ दिया गया, और वो खला था हमारा तालीमी निज़ाम। तालीमी निज़ाम में जो बिगाड़ पैदा किया गया था, उसको बेहतर बनाने के बजाय हमने ऐसे इक़दाम लेना शुरू किए जिसने सोचने और समझने की सलाहियत और इख्तिलाफ राय को मज़ीद दबाना शुरू कर दिया। मुआशरे में बिगाड़ बढ़ता चला गया, और इस हुकूमत के आने के बाद पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से ऐसे इख्तियारात का इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसने अब तक सैकड़ों किताबों पर पाबंदी लगा दी है। 2020 में पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने स्कूलों की 100 किताबों पर यह कहकर पाबंदी लगा दी कि उन किताबों में एंटी नेशनल, तौहीन आमेज़ और गैर अखलाकी मवाद मौजूद था। यानी कुछ लोग मिल बैठकर ये फैसला कर रहे हैं कि कौन सा मवाद एंटी नेशनल यानी मुल्क मुखालिफ है, कौन सा मवाद गैर अखलाकी है। और इस वक्त पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था कि वो 10,000 किताबों का जायज़ा ले रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, जिसके बाद पाबंदी लगने वाली किताबों की तादाद हज़ारों में हो सकती है। लेकिन मामला यहाँ तक महदूद नहीं है। अब स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबों में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अगर किसी किताब में किसी खातून की तस्वीर मौजूद है तो तस्वीर में भी खातून के सर पर दुपट्टा होना चाहिए। मगर इस ख्वाहिश में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इतना आगे निकल गया है कि वो मर्दों के सर पर भी दुपट्टा डालने की तजवीज़ देता रहा। अप्रैल 2021 में डॉक्टर आयशा रज़ाक का रोज़नामा द न्यूज़ में आर्टिकल छाया हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ वक्त पहले एक पब्लिशर ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास एक साइंस की किताब मंजूरी के लिए जमा कराई, और उस किताब के सफ़े पर मशहूर साइंसदान सर आइजैक न्यूटन की तस्वीर थी, और वो एक दरख्त के पास मौजूद थे। यानी उस तस्वीर में उस लम्हे को दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि जब एक सेब दरख्त से गिरता है और उससे मुतासिर होकर फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी को दरियाफ्त करते हैं। इस तस्वीर में न्यूटन ने लंबे कपड़े पहने हैं और उनके लंबे बाल हैं, जो ज़माने में एक फ़ैशन था। लेकिन जब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास ये किताब मंजूरी के लिए गई तो बोर्ड की तरफ से जायज़े के वक्त एक तबसरा ये भी किया गया कि इस खातून की तस्वीर को एडिट किया जाए और उनके सर पर स्कार्फ डाला जाए ताकि सही तरीके से पर्दे को नाफिज किया जाए। यानी तारीख के सबसे बड़े साइंसदान, मर्द साइंसदान में एक साइंसदान न्यूटन हैं, जिनके लंबे बाल देखे तो उन्हें खातून करार देकर उनके सर पर दुपट्टा डालने की तजवीज़ दी गई। लेकिन मामला यहाँ तक भी महदूद नहीं है। फिर ये खबरें सामने आई कि साइंस की किताबों में इंसानी जिस्म दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और जानवरों के निज़ाम में हज़म और तौलीदी निज़ाम के मुकम्मल खाके दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उनमें से कुछ इक़दामात पर हुक्काम खामोश रहे, कुछ की तरदीद की, मगर जो वाक़यात हुए और हो रहे हैं उससे मुसलसल ये खदशा पैदा हो रहा है कि इस हुकूमत में तालीमी निज़ाम के ज़रिए एक ख़ास सोच को परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो शिद्दत पसंदी का रास्ता हमवार कर सकती है। और कल जब दुनिया शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुजाहिमत की अलामत समझी जाने वाली नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की सालगिरह की खुशियाँ मना रही थी, तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से शाया करदा 7वीं क्लास की किताबें ज़ब्त करना शुरू कर दी, जिसमें अहम शख्सियात की फहरिस्त में मलाला यूसुफजई की तस्वीर मेजर अजीज़ भट्टी की तस्वीर के साथ लगी थी। रोज़नामा डॉन में आज शाया होने वाली खबर के मुताबिक ज़राए ने कहा है कि मुख्तलिफ दुकानों से इस किताब को ये कहकर ज़ब्त किया गया कि ये किताब शाया करने से पहले NOC नहीं लिया गया, जबकि एक पब्लिशर ने नाम जाहिर ना करने पर यह बताया कि ये किताब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास 2019 में NOC हासिल करने के लिए जमा करवाई गई, और बोर्ड ने इस किताब के मवाद का जायज़ा लेकर उसे शाया करने की मंजूरी नहीं दी। इस हवाले से हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर फारूक मंजूर से रब्ता किया और प्रोग्राम में आने की उन्हें दावत दी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर हमने उनसे दरख्वास्त की कि अगर प्रोग्राम में नहीं आ सकते तो हमें इन 2 सवालों का जवाब दे दें। पहला सवाल हमने उनसे ये किया कि क्यों इस किताब को 2019 से NOC जारी नहीं किया गया, जिसमें मलाला यूसुफजई की तस्वीर है, जैसा कि मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है। और क्या इस किताब की इशाअत के बाद जब कुछ हलकों से मलाला यूसुफजई की तस्वीर पर रद्द-ए-अमल दिया गया तो उस पर पाबंदी आयद कर दी गई और उसे मार्केट से उठा लिया गया, और क्या बोर्ड अब इस किताब को मलाला यूसुफजई की तस्वीर के साथ NOC जारी करेगा? मगर हमारे इन सवालों का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। आखिर क्यों ये किताब जब्त की गई? NOC का मसला था तो NOC क्यों जारी नहीं किया गया? किताब के मवाद पर एतराज़ था या बिलखुसूस मलाला यूसुफजई की तस्वीर पर एतराज़ था? ये सवालात अपनी जगह बरकरार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है तो मलाला यूसुफजई के हवाले से गैर ज़रूरी तनाज़ात बनाए जा रहे हैं। 2014 में जब मलाला यूसुफजई की अपनी किताब खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर यूनिवर्सिटी में लॉन्च की जा रही थी तो हुकूमती सतह पर मुदाखलत की गई और किताब की रुनुमाई पर पाबंदी आयद कर दी गई।
2014 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पेशावर यूनिवर्सिटी में मलाला यूसुफजई की किताब की रुनुमाई को रोक दिया और उस वक्त यूनिवर्सिटी के एक ओहदेदार का कहना था कि हम पर किताब की रुनुमाई मनसूख करने के लिए दबाव डाला गया। सूबाई वज़रा और वाइस चांसलर और पुलिस अफसरान की तरफ से दबाव डाला गया और उस वक्त के वज़ीर इत्तलात और मौजूदा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने बयान दिया कि मलाला की किताब की रुनुमाई पर इसलिए पाबंदी आयद की गई कि क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के करिकुलम से मुतालिका नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को किताब से मसला नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी में किताब की नुमाइश से मसला है, जिसका मकसद अमरीकी फंडिंग लेना था। लेकिन बाद में बादशाह खान एजुकेशन फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर खादिम हुसैन ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि इस किताब की रुनुमाई को तालिबान को खुश करने के लिए रोका गया और बाद में इस किताब पर कुछ प्राइवेट स्कूलों ने भी पाबंदी आयद कर दी थी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वजीर इस किस्म के बयानात देते रहे हैं। अगर किताब की नुमाइश यूनिवर्सिटी में नहीं की जाएगी तो और कहाँ की जाएगी, और किताब की रुनुमाई से यूनिवर्सिटी के करिकुलम का क्या ताल्लुक है और कहाँ उसको फिर रुनुमा किया जाए। और इस सूबे में इस किताब की नुमाइश को रोक दिया गया उस सूबे में जो सूबा दहशत गर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, और उस शख्सियत की किताब की नुमाइश पर पाबंदी लगाई गई जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कलम की ताकत से मुज़ाहमत की दुनिया में सबसे बड़ी अलामत समझी जाती है, तालीम के फ़रोग़ की अलामत समझी जाती है। 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई की सालगिरह का दिन है और अक़वाम मुत्तहिदा ने मलाला यूसुफजई के एजाज़ में दुनिया में तालीम के फ़रोग़ के लिए उस दिन को मलाला डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया। और 12 जुलाई का दिन मलाला की बहादुरी की वजह से दुनिया में इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया के लीडरान दुनिया से अपील करते हैं और उनसे अपील की जाती है कि हर बच्चे के लिए तालीम को ज़रूरी और मुफ्त करार दिया जाए। आज दुनिया मलाला पर भरोसा करती है, मलाला फंड में अरबों रुपए की इमदाद देती है और उन पैसों से पाकिस्तान समेत गरीब ममालिक में बच्चियों की तालीम की मुफ्त मंसूबों पर मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जाता है, उन्हें मुफ्त तालीम दी जाती है। मगर आज भी मलाला यूसुफजई का जब भी नाम आता है तो हुकूमत से लेकर कुछ तबकों के लोग तनाज़ात बनाते हैं, गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं, प्रोपेगेंडा मशीनरी मुतहर्रिक हो जाती है। मलाला यूसुफजई बहुत कम उम्र में ही मुज़ाहमत की अलामत बन गई, एक ऐसे वक्त में बन गई जब कोई तालिबान के ख़िलाफ़ बोलता नहीं था, हर तरफ खौफ था, तालीमी इदारे बंद हो रहे थे, लड़कियों की तालीम का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ था उनके इलाके में। उस वक्त में मलाला यूसुफजई ने इल्म की बात की, लड़कियों की तालीम की बात की, तमाम तर ख़तरात के बावजूद स्कूल जाती रहीं, उन्हें धमकियाँ मिलती रही, फिर भी स्कूल जाती, मीडिया पर आवाज़ उठाती, तहरीर करती और फिर अक्टूबर 2012 में उन्हें स्कूल से घर आते हुए दहशतगर्दों ने शनाख्त करके निशाना बनाया। तहरीक तालिबान के उस हमले में मलाला यूसुफजई शदीद ज़ख्मी हो गई। तालिबान ने तस्लीम किया कि मलाला यूसुफजई पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसके ख़यालात तालिबान के ख़िलाफ़ थे और तहरीक तालिबान को पाकिस्तान बहैसियत रियासत एक दहशतगर्द जमात समझती है। इस जमात के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने बहैसियत रियासत और इस कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के फ़ौजी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। तो इस दहशतगर्द जमात और शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ खड़ी होने वाली मलाला यूसुफजई अगर हमारी हीरो नहीं है और वो अहम शख्सियात की फ़हरिस्त में जगह हासिल करने की हकदार नहीं है, तो हमें ख़ुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि फिर इसका हकदार आखिर कौन है और हमारा हीरो कौन है। अगर मलाला नहीं है तो क्या वो हमारे हीरो हैं जो अवाम में शिद्दत पसंदी के फ़रोग़ और रियासत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में मुलविस है। इस किस्म के इक़दामात से हम दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ दे रहे हैं। हमें शिकायत है कि दुनिया में हमारा मनफी तासुर है, मगर दुनिया जिन्हें हीरोज़ मानती है हम उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अगर किसी को दुनिया इज़्ज़त देकर नोबेल इनाम दे दे तो हम उन्हें ज़ीरो करने लग जाते हैं। अगर कोई हमारे मसाइल को उजागर करे और ऑस्कर अवार्ड जीत ले तो अपनी तस्हीह करने के बजाय उसे एक साजिश करार देकर उसकी किरदार कशी में शुरू कर देते हैं। और मलाला के ख़िलाफ़ तो एक तबका आज तक तनाज़ात पैदा करने और प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ रहा है, जबकि दुनिया मलाला को एक इलाकाई नहीं बल्कि आलमी हीरो के तौर पर देखती है। तहरीक लब्बैक के हवाले से आज के हुकूमती फैसले और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के हालिया इक़दाम पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई गई है, माजी के तजर्बात देखें तो इनके नाम के साथ इनके काम पर भी पाबंदी है या नाम बदल कर वो काम कर सकते हैं जो कर रहे थे? ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट की पाबंदी है उसमें एक्चुअली वो जो शख्सियात हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं खाली नाम से। तो जो एंटी टेररिज्म एक्ट की जो जिन दफ़ात के तहत ये पाबंदी लगाई गई है उसमें जो शख्सियात हैं उनको बैन किया गया है, और फिर जिस तरह के क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हैं वो एट्रीब्यूटेड हैं टीएलपी की लीडरशिप को, उसके मुताबिक ये नाम बदलने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर रियासत ने इनसे मुआहदे किए, घुटने टेकते हमें रियासत माजी में नज़र आई है। अब जबकि आपकी हुकूमत ने फैसला किया है तो इस बात को भी देखा गया है कि अगर सड़कों पर आते हैं फिर रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं तो क्या किया जाएगा?
लेकिन ये पिछली दफ़ा भी आपने देखा है कि रियासत ने बड़ा भरपूर इसका जवाब दिया है। पाकिस्तान में एक ख़ास चूँकि माहौल रहा, और सच्ची बात तो ये है कि रियासत ने माज़ी में अपनी जो पोजीशन है उसको कंप्रोमाइज़ किया बहुत छोटे-छोटे मफादात के लिए, और ये रियलाइज़ ही नहीं हमने किया कि अगर एक रियासत के अंदर गिरोह जो हैं वो रियासत से ज़्यादा तगड़े हो जाएँगे तो मुल्क तो नहीं चल सकता। और जो पहली शर्त है एक रियासत की वो ये है कि उसके अंदर जो आप कहिए कि जो ताकत इस्तेमाल करने का इख्तियार है वो सवाए रियासत के किसी और के पास नहीं होता। लेकिन हमने मुख्तलिफ जो तारीख रही मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे रियासत ने इस बुनियादी असूल से इनहराफ किया, और उसका हमें माजी में भी बहुत नुकसान हुआ और हम उसको हाल में भी हमें कई दफ़ा नुकसान होता है। लेकिन जो एक मुसलसल जदोजहद है हमारी वो यही है कि रियासत की जो बुनियादी प्रिंसिपल है इसको हम दोबारा रिस्टोर कर सकें, और हमने इस मामले में बड़ी अपनी मैं समझता हूँ कामयाबी से ये प्रिंसिपल जो है रिस्टोर किया है, और आगे चल के भी इससे हम कम से कम पीछे हटने को तैयार नहीं। मतलब क्योंकि मुस्तकबिल की बात कर रहे थे, तहरीक लब्बैक पिछली हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल हुई, तो क्या सियासी जमातों ने भी और रियासत ने भी अब ये सबक सीखा है कि मजहबी नफरत अंगेजी को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उससे मुल्क का नुकसान ही होता है, मुल्क ही कमज़ोर होता है? सियासी जमातों का इतना प्रॉब्लम नहीं है, सियासी जमातों के अंदर लोग होते हैं। हर तरह की जो सियासी जमात है, हर सियासी इसका एक सियासी जमात की एट्रीब्यूशन नहीं है। हर सियासी जमात के अंदर लोग हैं जो कि एक कंजर्वेटिव सोच रखते हैं, और उनकी वो सोच उस 10-15 साल या 20 साल या 25 साल हमने जो निसाब तालीम यहाँ पे बनाया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये एक सोच है जो कि मनफी सोच है। कोई मुल्क इस सोच में आगे जा ही नहीं सकता जो कि हमारे यहाँ आती है, और मैं उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि वो अंडर एज मैरिजेस का प्रिंसिपल हो या डोमेस्टिक वायलेंस का बिल हो। आप देखिए कि किस तरह से उसमें पार्लियामान के अंदर तमाम जमातों के लोग उसके हक में खड़े होते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पार्लियामान की डिवीजन कोई पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे डिवीजन नहीं है, ये लोगों की एक अपनी डिवीजन है, और वो डिवीजन हर पार्टी में है, और अनफॉर्चुनेटली ये ग्रोह जो है वो ताकतवर भी है। मतलब एक और इशू पे मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। कल मलाला डे था, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी, और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मलाला की तस्वीरों वाली किताब मार्केट से उठा रहा था। ये क्या मसला है? और 2019 से इस किताब को एनओसी नहीं मिल रहा था। उससे पहले हमने देखा कभी न्यूटन को दुपट्टा पहनाने की बात आ जाती है, कभी आता है कि जी जो बायोलॉजी है उसकी किताब से आप जो इंसानी आज़ा हैं वो नहीं दिखा सकते, जानवरों के आज़ा नहीं दिखा सकते, एक निज़ाम को नहीं दिखा सकते। ये किस तरफ लेके जा रहा है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, या फिर ओवरऑल हम तालीम का निज़ाम कहाँ ले जा रहे हैं? ये जो वाक़यात है ये बहुत तशवीशनाक है, और पंजाब में मैंने जब पता किया है तो पता चलता है कि ये पंजाब असम्बली की तरफ से एक कोई बोर्ड बनाया गया है जो कि इस तरह के मामलात को देख रहा है। और मैं तो हैरान हूँ कि वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी वो पंजाब के बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इससे पहले भी पंजाब ने बहुत ही अजीबोगरीब फैसले किए। उन्होंने द फर्स्ट मुस्लिम जैसी किताब को बैन कर दिया, उन्होंने रजा अरसलन की किताबों को बैन कर दिया, जो कि इस वक्त जो दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें न सिर्फ पढ़ाए जाते हैं बल्कि उसका रेफरेंस दिए जाते हैं। और इस तरह की जो किताबों को बैन करना, फिर इस तरह से ये जो मलाला की किताब की तस्वीर को हटाया गया है, अगेन मैं ये कहूँगा ये एक सियासी जमात का मसला नहीं है, ये एक सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन है उसको रिफ्लेक्शन है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर इस तरह से अगर आप कोई, तो मैं तो खबर पढ़ता हूँ कि रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम तो अपनी अगली जो नस्ल है उसको तो बिल्कुल ही जहनी तौर के ऊपर आप समझिए कि माजूर कर देंगे। एक तो हमने अभी भी इतने जहनी तौर के ऊपर पसमानदा लोग हमने अपने इर्द गिर्द पैदा किए हैं, और अगर इस मुस्तकबिल में ये सिलसिला जारी रहा और हमने अपनी नसाब के ऊपर और टीचर्स के ऊपर खसूसन तवज्जो नहीं दी तो पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म जो पहले ही बहुत ज़्यादा है
60-70 की दहाई को देखें और अभी देखें तो आपको तो समझ नहीं आती कि आप किधर जा रहे हैं, और इसके नतीजे में तो बहुत पाकिस्तान के अंदर समाजी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो। मतलब मगर आपने कहा कि सियासी जमातों का मसला नहीं है, मगर तहरीक इंसाफ का मसला है। 2014 में जब मलाला की किताब आई तो वो पेशावर यूनिवर्सिटी में उसको नहीं उसकी रूनुमाई होने दी गई, और उस वक्त के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे जो अब गवर्नर बन गए हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से बात की। उस वक्त खबर आई कि तालिबान का प्रेशर है। अब 2 दिन सोशल मीडिया पर बात हुई है तो फिर उठा ली गई, मुसलसल दबाव में आ जाती है जमात। ये अपना मसला है। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हुकूमतों को बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए इस तरह की बातों के ऊपर, और ये शख्सियात पे डिपेंड करता है किस शख्सियत की क्या सोच है। और अगर वो सोच जो है वो कंजर्वेटिव होगी, अगर वो सोच जो है वो एक ख़ास तरह की आप समझिए एक एक्सट्रीमिज़म के ऊपर मबनी होगी, तो वो इस तरह के फ़ैसले होंगे। अब मतलब हम पे कोई दबाव आता है, हम तो कभी पीछे नहीं हटे। तो ये उस शख्सियत पे डिपेंड करता है जो फैसला कर रही है, और ये अनफॉर्चुनेट होगा अगर इस तरह के फैसले जो हैं उनको इजाज़त दी गई और वो कंटिन्यूअली इस तरह के फैसले हुए। इससे पाकिस्तान ने जो स्पेस गेन की है एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ, हम वो भी खो देंगे, और पाकिस्तान के अंदर माहौल जो है वो और ज़्यादा कंजर्वेटिव होगा। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।